हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो हमारी इंडियन पॉलिटी की बुक है एम लक्ष्मीकांत की, उसका सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो इस वीडियो में हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। लगभग 3 वीडियोज़ में हमने उसको कंप्लीट किया है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा वो चैप्टर बोरिंग लगा हो, एक्चुअल में मुझे भी देखो थोड़ा बोरिंग लगता है वो, बट जो आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ने का असली आनंद है वो स्टार्ट होगा आपका इस चैप्टर से, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। जो हमारा सेकंड चैप्टर है इससे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की मांग क्यों। तो जो संविधान सभा की मांग क्यों उठने लगी थी कि हमारे देश की एक खुद की संविधान सभा होनी चाहिए। देखो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपको पता है हमारे देश के काफ़ी प्रसिद्ध नेता, जो बड़े बड़े नेता थे, वो देश को आज़ाद कराने के लिए क्या कर रहे थे, ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया के अंदर, उससे इंडिया को फ्री कराने के लिए देश के अंदर आंदोलन कर रहे थे। उसके अलावा उसके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो उस फ्रीडम का एक्चुअल मतलब क्या था कि अगर कल को ब्रिटेन हमारे से बोल देता कि ठीक है भाई जाओ, इंडिया को आज से हम क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, मतलब ब्रिटेन रूल से हम क्या करते हैं, फ्री करते हैं। बट अगर हम ब्रिटेन रूल से फ्री हो भी जाते हैं उस टाइम पर, तो हमारे पास हमारे देश का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, हमारे पास हमारे देश का संविधान तो है नहीं। जब तक हमारे पास खुद का संविधान नहीं होगा, संविधान से मतलब है देश के खुद के रूल रेगुलेशंस, जिससे हम देश को चला सकें। तो जब तक हमारे देश में हमारे खुद के बनाए हुए रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे तो हम देश को चलाएंगे कैसे। और अगर खुद के बनाए हुए रूल रेगुलेशंस नहीं है और हम उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन यही है कि जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, उसके द्वारा जो लॉज वगैरह पास की जाते हैं, कानून रूल रेगुलेशंस वगैरह बनाए जाते हैं, अगर उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो फ्रीडम किस नाम की है। तो जो फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग है ये कि हमारे देश के अंदर वो रूल्स या फिर वो रूल रेगुलेशंस लागू हों, वो लॉज वगैरह लागू हों जो हमारे देश की पार्लियामेंट ने बनाए हो, हमारे देश की संसद ने बनाए हो। बट उस टाइम पर हमारे देश की कोई पार्लियामेंट तो थी नहीं, संसद तो थी नहीं। तो इसके लिए क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जो हमारे देश के लिए क्या करे, खुद का लॉज वगैरह, मतलब खुद के लॉज से मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो हमारे देश के लिए क्या करे, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे, खुद के कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करे। जब हमारे पास या हमारे देश का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा तब हम अगर ब्रिटेन रूल से फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे कि अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस को अपने देश के अंदर लागू कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ में इंडिया के अंदर क्या हुआ, उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड होनी स्टार्ट हो गई थी। और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है ये फर्स्ट टाइम किन्होंने दिया था, एक कम्युनिस्ट मूवमेंट जो पार्टी थी उनके एक प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। तो ये जो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किन्होंने दिया था, एम.एन. रॉय ने। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया के बाद, ये तो 1934 के अंदर आइडिया आया था, किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। इसके 1 साल के बाद, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1935 की, तो 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी कि हमारे देश की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो हमारे लिए क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली धीरे धीरे चर्चा में आनी स्टार्ट हो जाती है। तो 1935 के अंदर ऑफिशियली डिमांड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। उसके 3 साल के बाद, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1938 की, तो 1938 के अंदर क्या होता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर डिमांड करते हैं, क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो घोषणा करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर कि हमारे देश का जो संविधान का निर्माण किया जाएगा ना, जो फ्री इंडिया होगा, हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, उसके जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के बेस पर किया जाएगा। मतलब वयस्क मताधिकार के द्वारा जो चुनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसके द्वारा किया जाएगा, मतलब उस सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा जो वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट होके आएगी। ओके, और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। मतलब कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो कैसी होगी, एक इलेक्टेड बॉडी। अगर देखो प्रेजेंट सिचुएशन जो है आज की डेट से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम वोट डालने जाते हैं। तो जब हम वोट डाल के आते हैं तो उससे जो कैंडिडेट जीतते हैं, ओके, जो एमएलए के इलेक्शन में जीतते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठते हैं, और जो एमपी के इलेक्शन में जो हम वोट डाल के जाते हैं वो लोकसभा के अंदर जाके बैठते हैं और क्या करते हैं, हमारे देश के लिए कानून वगैरह बनाते हैं, जो लॉ वगैरह होते हैं वही पास करते हैं, वही लोग बनाते हैं। तो सेम इसी प्रकार से इलेक्शन पे बेस्ड
एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की घोषणा की थी। कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 के अंदर यही कहा था कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बॉडी होगी जो वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट होके आएगी। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इस डिमांड को ब्रिटिश के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मतलब स्वीकार कर लिया जाता है, और जिसे अगस्त ऑफर 1940 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अगस्त ऑफर 1940 के नाम से जानते हैं। उसके बाद सन 1942 के अंदर क्या होता है, एक ब्रिटिश कैबिनेट के एक मंत्री थे जिनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो उनको भारत भेजा जाता है। किस लिए, जो ये डिमांड थी ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, ओके, उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो उसी के बिहाफ पर 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट के एक मंत्री हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो उनको भारत भेजा जाता है। किस लिए, एक इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए। और आपको बता दूं, जब ये 1942 के पास इंडिया के अंदर आए थे, क्रिप्स मिशन, इसको क्रिप्स मिशन के नाम से भी हम जानते हैं, जब ये भारत आए थे उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 जारी था। तो ये बोला गया था कि ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाएगा इस क्रिप्स मिशन के तहत, इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लागू किया जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या किया, इस क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो भी अभी अपनी डिमांड, उनकी जो क्या डिमांड थी कि इंडिया के 2 टुकड़े होने चाहिए, मतलब 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होना चाहिए, एक इंडिया के लिए हो और एक अलग कंट्री था जिसकी डिमांड थी पाकिस्तान की, तो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो पाकिस्तान के लिए, मतलब 2 अलग कंट्री बनाए जाए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो इस वजह से ये क्रिप्स मिशन को जो प्रस्ताव था उन्होंने किसने, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद जो क्रिप्स मिशन है इसको अस्वीकार करने के बाद, इसको फेल होने के बाद भारत के अंदर एक कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। उस कैबिनेट मिशन ने जो 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी, जो एक इंडिया के लिए थी और एक पाकिस्तान के लिए, तो इस कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया, इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, मतलब इस डिमांड को कैंसिल कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। और उनकी जो डिमांड थी लगभग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो स्वीकार करनी थी, बाकी जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने भी इसको काफ़ी हद तक स्वीकार कर लिया था। कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, इसका जो प्लान था उसको मान लिया था, स्वीकार कर लिया था कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दोनों मिलकर काम चला लेंगे, ओके। बट इसके बाद आपको पता है फिर क्या होता है कि माउंटबेटन प्लान लाया जाता है, माउंटबेटन प्लान आता है, उसके तहत इंडिया और पाकिस्तान को 2 डिवाइड्स में, मतलब 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और उन दोनों के लिए एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर दिया जाता है। इंडिया के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पाकिस्तान के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो कैबिनेट मिशंस था, जो कैबिनेट प्लान था, उसके तहत नवंबर 1946 के अंदर क्या कर दी जाती है, एक इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर दिया जाता है, जिसके लिए जो मुस्लिम लीग्स थी वो भी काफ़ी हद तक क्या थी, संतुष्ट थी या सेटिस्फाइड थी। तो ये जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसका गठन किया गया था नवंबर 1946 के अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब इसके अंदर जो मेंबर्स थे उसकी बात करें, तो इसके अंदर जो 389 मेंबर्स थे, मतलब जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 389। और जो इस 389 को भी अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो उस टाइम पर इंडिया था, इंडिया भी उस टाइम पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। मतलब क्या था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड का मतलब मेरा ये है कि एक तो इंडिया का वो हिस्सा जिसको जो ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था, जिसको ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल करती थी अपने वॉइसरॉय या जो अपने वाइसराय थे या फिर अपने जो गवर्नर थे उनकी हेल्प से। और इंडिया का कुछ हिस्सा अभी भी किसके कंट्रोल में था, जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब हमारे उस टाइम पर जो राज्य रजवाड़े थे उनके कंट्रोल में था, वो उसको कंट्रोल करते थे। तो ये जो 389 मेंबर्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी या फिर जो स्ट्रेंथ थी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389, इस 389 में से 296 जो कैंडिडेट्स थे या 296 जो सीट्स थी वो किसको अलॉट की गई थी, वो सीट्स दी गई थी ब्रिटिश इंडिया को। और उसमें से रिमेनिंग मतलब जो 93 सीट्स थी वो किसको दी गई थी, वो सीट्स अलॉट की गई थी उस टाइम पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसको। तो समझ गए आप, 389 सीट्स में थे, 296 किसके अंडर थी, ब्रिटिश इंडिया के अंडर, जो इंडिया उस टाइम पर ब्रिटेन के कंट्रोल में था। और जो रिमेनिंग 93 सीट्स थी वो किसको अलॉट की गई थी, प्रिंसली स्टेट्स के, मतलब वो इंडिया जो अभी हमारे इंडिया के अंदर राज्य रजवाड़े थे जो उसको कंट्रोल कर रहे थे इंडिया का वो हिस्सा, वो उनको अलॉट की गई थी या उनको दी गई थी। मतलब कहने का यह है कि 296 मेंबर थे जो आते थे ब्रिटिश इंडिया से या फिर उन स्टेट से जो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, और 93 मेंबर्स थे वो कहाँ से आते थे, प्रिंसली स्टेट से।
अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं उस इंडिया को जो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, उसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उस इंडिया के अंदर कुछ हिस्सा तो मतलब क्या थे, उसके अंदर 11 प्रोविंसेस थी जिसको गवर्नर की हेल्प से कंट्रोल किया जाता था, और क्या थी 4 चीफ कमिश्नरीज थी। ओके, उनको चीफ कमिश्नर्स की हेल्प से कंट्रोल किया जाता था। तो ये जो 296 सीट थी जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर आती थी, इन 296 में से 292 मतलब 292 सीट किसके अंडर आती थी, किसको अलॉट की गई थी, या 292 मेंबर किसके थे, इन 11 प्रोविंसेस से। मतलब 292 मेंबर आते थे इन 11 प्रोविंसेस से, और जो 4 चीफ कमिश्नरीज थी तो 4 मेंबर आते थे इन 4 चीफ कमिश्नरीज से, जो 4 चीफ कमिश्नरीज थी इनसे, मतलब चारों से एक एक मेंबर आता था। तो दोनों मिला के हो गए 292 और 4 296 कैंडिडेट हो गए ब्रिटिश इंडिया के, और 93 हो गए किसके, प्रिंसली स्टेट के। तो इस प्रकार से इस टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए, 389। और जो ये सीट अलॉट की गई थी ये किस बिहाफ पर अलॉट की गई थी, रिप्रेजेंटेशन मतलब पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेशन था उसके बिहाफ पर। मतलब जैसे कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक कैंडिडेट होगा जो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके उनको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 10 लाख लोगों के ऊपर एक कैंडिडेट को एक सीट अलॉट की गई थी। ओके, अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो 10 लाख लोग होंगे, वो अपने में से उनमें से एक कैंडिडेट खड़ा होगा जो इलेक्शंस के अंदर, और वो उसको वोट डालेंगे, जो जीतेगा वो कैंडिडेट जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आपके यहाँ पे फिलहाल अभी हमारे इंडिया के अंदर MP की और MLA के इलेक्शन होते हैं, तो हमारे कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसको हमारी जो क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें से हम क्या करते हैं, उसको वोट डालते हैं, और जो कैंडिडेट जीतता है वो हमारे को रिप्रेजेंट करता है, हमें रिप्रेजेंट करता है कहाँ पर, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या फिर हमारी लोकसभा के अंदर हम लोगों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वो भी हमारे यहाँ पर भी फिलहाल पॉपुलेशन के बेस पे होता है कि इतनी पॉपुलेशन के ऊपर एक कैंडिडेट होगा। अगर मैं बात करूँ इन सीट्स की जो डिवाइड की गई थी, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड की गई थी, तो इनको 3 कम्युनिटी के अंदर डिवाइड किया गया था। जो मेन 3 कम्युनिटी थी ना उस टाइम पर, उन 3 कम्युनिटी में डिवाइड किया गया था। तो 3 कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी, एक तो थी मुस्लिम, दूसरा था सिख, और तीसरी है जर्नल। जर्नल के अंदर मतलब मुस्लिम को और सिख को छोड़कर जो भी कम्युनिटीज़ बच गई वो सब किसके अंडर आती थी, जर्नल के अंदर। तो इन मेन 3 कम्युनिटीज़ के अंदर इन सीट्स को डिवाइड किया गया था जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंडर सीट्स आती थी। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो सीट अलॉट की गई थी उनको इस ब्याह पर अलॉट किया गया था। मतलब किन 3 कम्युनिटीज़ के ब्याह पर, मुस्लिम, सिख और जर्नल। जर्नल के अंदर बाकी सब आ गए, सिख और मुस्लिम को छोड़कर जो भी कम्युनिटी बचती है वो किस में आ गई थी, जर्नल के अंदर। जितनी जो भी कम्युनिटीज़ थी इनके मेंबर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव था, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव था इन तीनों कम्युनिटीज़ का, उसको इलेक्ट किया जाता था उन्हीं के कैंडिडेट्स के द्वारा, उनके मेंबर्स के द्वारा। मेंबर्स का मतलब है कि जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स थे उस कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा ही उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया जाता था, इलेक्ट किया जाता था। और जो ये इलेक्शन का मेथड था ये क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब समानुपातिक वोटिंग थी। मतलब जो भी वोट है, जो भी कैंडिडेट वोटिंग कर रहे हैं उन सब का वोट का जो महत्व है वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जो उनके वोट की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी कैंडिडेट ने वोट डाला, उसके वोट की काउंटिंग होगी तो मतलब उसका वोट काउंट करेंगे 2 या 3 के अंदर, मतलब उसने 1 वोट डाला उसका 2 काउंटिंग कर ली जाएंगे, ऐसा नहीं था। सभी वोट, जो भी कैंडिडेट्स वोट डाल लेगा, सभी के वोट की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल। तो इसलिए बोलते हैं उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। और अगर मैं बात करूं जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, इनके कैंडिडेट्स का तो इलेक्शन, ये जो कैंडिडेट्स आए थे ये तो इलेक्शन के मेथड से आए थे, इलेक्शन के माध्यम से आए थे इलेक्ट होकर। बट जो ये प्रिंसली स्टेट्स के कैंडिडेट्स थे या जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इनको नॉमिनेट किया गया था। किसने नॉमिनेट किया था, वहाँ के हेड ने, जो उस प्रिंसली स्टेट का हेड था, मतलब जो भी वहाँ का राजा था, ओके, उसने क्या किया था, उसको नॉमिनेट किया था। मतलब किसी को भी बोला कि भाई जो उसका पसंदीदा था उसके राज्य के अंदर, उसको बोला कि आप जाइए और हमारे स्टेट को क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए। कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। मतलब उसको कहा कि आप जाओ और हमारी तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आप बैठिए जाके। अगर मैं लास्ट में आपको एक बात बताऊं कि जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये क्या थी, पार्सली इलेक्टेड थी और पार्सली नॉमिनेटेड थी। तो इस पार्सली इलेक्टेड और पार्सली नॉमिनेटेड का क्या मतलब है, देखो पार्सली इलेक्टेड का मतलब है कि इसके कुछ कैंडिडेट तो इलेक्ट होके आए थे। इलेक्ट का मतलब है जो वोटिंग के मेथड से आते हैं ना उनको बोलते हैं इलेक्ट होके आना। और जो नॉमिनेट का मतलब है कि जिसको हम लोगों ने ऐसे ही विदाउट वोटिंग के मेथड से बोला कि किसी को भी हमने सिलेक्ट किया, किसी भी अपने फेवरेट कैंडिडेट को, कि बोला कि आप जाओ और हमें रिप्रेजेंट करो,
ओके, उसको बोलते हैं नॉमिनेशन। तो ये क्या थी, पार्सली इलेक्टेड थी, मतलब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहाँ से जो कैंडिडेट आए थे वो तो क्या थे, इलेक्टेड थे। बट जो प्रिंसली स्टेट्स से जो कैंडिडेट आए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो क्या थे, नॉमिनेटेड थे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पार्सली इलेक्टेड, मतलब कुछ तो इलेक्टेड कैंडिडेट्स थे और कुछ नॉमिनेटेड थे। ओके, और अगर इसके मेंबर्स की बात करें, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो इसके मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, किसके द्वारा, बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। जो प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर जो कैंडिडेट थे ना, जो वहाँ पर जाकर बैठे थे, उन्होंने उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को क्या किया था, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था, जो क्या करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जाके बैठेंगे और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे। अगर मैं आपको दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में समझाऊं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या थी, एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। कैसी थी, एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। अगर आपको ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब अभी क्लियर नहीं हो पाया हो तो आपको ज़्यादा इस पर विचार विमर्श नहीं करना है, फिर आप इतना याद रखो कि वो कैसी थी, एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। आगे इस जो ये वर्ड है इनडायरेक्टली इलेक्टेड, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आपको जब हम आगे पढ़ेंगे हमारे इंडिया के वो लोकसभा राज्यसभा, तब आपको क्लियर हो जाएगा ये। अगर इलेक्शन की बात करें तो जो 296 सीट्स थी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंडर आती थी, इनके जो इलेक्शंस कराए गए थे, तो ये इलेक्शंस कब कराए गए थे, जुलाई अगस्त 1946 के अंदर इनके इलेक्शंस कराए गए थे। और इस इलेक्शंस में जो 208 मतलब 208 सीट थी वो किसको मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उसमें से 73 सीट्स पे किसको जीत मिली थी, मुस्लिम लीग को। और जो रिमेनिंग 15 सीट्स बच गई यहाँ पर इसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, या फिर किसी जो छोटी पार्टी थी उसको क्या मिली थी, जीत मिली थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितनी सीटें मिली थी फर्स्ट इलेक्शंस के अंदर, 208, मुस्लिम लीग को 73, 73, और जो रिमेनिंग 15 थी वो किसको मिली थी, किसको, इंडिपेंडेंट पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। और जो 93 सीट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी, मतलब क्या करना था, प्रिंसली स्टेट्स के जो वहाँ के हेड थे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करना था, जो क्या करेगा, उनको रिप्रेजेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो इन 93 के 93 सीट्स मतलब इन प्रिंसली स्टेट्स ने क्या कर दिया, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया। मतलब अगर बात करें तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट हुई तो मीटिंग स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पर ये जो 93 सीट्स थी उस टाइम पर वैकेंट थी, खाली रह जाती, क्योंकि उस टाइम पर जो ये प्रिंसली स्टेट थे इन्होंने अपने आप को, मतलब खुद को, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रखा था। दूर रखने का रीज़न बस कुछ नहीं, कि बस ये अपने आप को इस चीज़ से दूर रखना चाहते थे, ये अभी उस इंडिया का हिस्सा, मतलब उसका पार्ट नहीं बनना चाहते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमने वो एक्ट्स पढ़े थे, कुछ प्रोविजंस ऐसे लाए गए थे जिसके तहत जो प्रिंसली स्टेट थे इन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रखा था। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या थी, एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, मतलब इसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था। देखो डायरेक्टली तो इलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके अंदर सभी सेक्शन से, मतलब इंडिया की जितनी भी सोसाइटी थी उन सभी सेक्शन से इनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। जैसे हिंदूज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव थे इसके अंदर, मुस्लिम के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, सिख हो गए, पारसी हो गए, एंग्लो इंडियंस के कैंडिडेट्स भी थे, मतलब मेंबर्स थे। इंडियन जो क्रिश्चियंस थे उनके भी, एससी भी थे, एसटी कैंडिडेट्स भी थे इसके अंदर, यहाँ तक कि वुमेन्स भी थी इसके अंदर। ओके, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी था जो सभी सोसाइटीज़ से। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर इंडिया की जितनी भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, सभी की सभी पर्सनैलिटीज़ कहाँ थी, इस हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थी। सिर्फ एक महात्मा गांधी को छोड़कर, महात्मा गांधी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे, तो नहीं, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे। उसको छोड़कर जो भी इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी वो सभी क्या थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। और हमारी अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, नवंबर 1946 के अंदर क्या होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो जाता है। तो उसके बाद इसकी मीटिंग स्टार्ट होती है। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो जब इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है तो इस फर्स्ट मीटिंग का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, बाइकआउट किया, इस मीटिंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया। उनकी वही डिमांड है कि उनको एक अलग कंट्री चाहिए पाकिस्तान, और उस
अलग कंट्री के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो उनके अलग जो कंट्री है पाकिस्तान उसके अलग कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से इस मीटिंग को ओनली 211 कैंडिडेट्स ने क्या किया था, ज्वाइन किया था। तो अगर पूछता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें कितने कैंडिडेट्स थे, तो 211 कैंडिडेट्स थे। और इन 211 कैंडिडेट्स में से जो सबसे सीनियर कैंडिडेट था एज के अकॉर्डिंग वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें क्या किया जाता है, एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जिन्हें फर्स्ट जो मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को इसके अंदर एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जो इसकी सेकंड मीटिंग होती है वो होती है इसके 2 दिन के बाद, मतलब 11 दिसंबर 1946 को। तो जब इसकी सेकंड मीटिंग होती है तो उसके अंदर जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट, उनके प्लेस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट क्या कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। ओके, और उनके साथ ही 2 वाइस प्रेसिडेंट को भी नियुक्त किया जाता है, जो कौन कौन थे? एक तो थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी। तो सेकंड मीटिंग होती है इसकी 11 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर क्या होता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है। उसके अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट को भी नियुक्त किया जाता है, जो कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। तो जो इसकी नेक्स्ट मीटिंग होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो इस नेक्स्ट मीटिंग में मतलब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अब क्या था ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? अगर मैं बात करूँ इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में तो ये आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की झलक प्रोवाइड करता है। मतलब जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिफाइन करता है, मतलब उसकी झलक प्रोवाइड करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। आप ये जैसे बुक के अंदर पढ़ते हो ना, स्टार्टिंग में एक इंडेक्स दे रखा होता है, आगे पूरी बुक होती है, तो इंडेक्स पढ़ के आपको पता चल जाता है कि इस बुक के अंदर ये चैप्टर होंगे। तो सेम इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें एक सार प्रोवाइड करता है, एक झलक प्रोवाइड करता है। अब जब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया तो इसके तहत क्या क्या बातें कही गई थी, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट इसके तहत कहा गया था वह था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वह क्या करती है कि जो हमारे इंडिया को एक इंडिपेंडेंट, सोवरन एंड रिपब्लिक कंट्री घोषित करती है। क्या करती है? इंडिया को एक इंडिपेंडेंट, सोवरन एंड रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर करती है। उसके अलावा यह भी कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी, मतलब कि एक संविधान का निर्माण करेगी। सेकंड पॉइंट जो इसके तहत कहा गया था वो ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरीज आती हैं उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरीज हैं, प्लस उसके अलावा जो इंडियन स्टेट्स के अंदर जो टेरिटरीज आती हैं, प्लस उसके अलावा जो ऐसे क्षेत्र जो इंडिया से तो बाहर हैं बट करंट में मतलब अभी वो क्या चाहते हैं, इंडिया के अंदर शामिल होना चाहते हैं, वो सभी क्या होंगे? इंडियन यूनियन का हिस्सा होंगे। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया था? ब्रिटिश इंडिया की सभी टेरिटरीज प्लस जो इंडियन स्टेट के अंदर जो टेरिटरीज आती हैं वो, प्लस वो हिस्से जो भारत से बाहर हैं बट अभी इंडिया के अंदर शामिल होना चाहते हैं अपनी इच्छा से, तो वो सभी क्या होंगे? इंडियन यूनियन का हिस्सा होंगे, मतलब भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। थर्ड पॉइंट जो इसके तहत कहा गया था उसमें क्या था कि जो अभी तक जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश स्टेट्स थे वो इंडिया में शामिल हो गए थे, उनकी टेरिटरीज, उसके अलावा जो इंडियन स्टेट्स थे उनकी टेरिटरीज। ओके, तो जो इनकी टेरिटरीज का जो आगे निर्धारण होगा, जो इनकी टेरिटरीज का डिसाइड किया जाएगा वो कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। लेकिन हाँ, ये जो स्टेट्स थे अभी तक इनके पास जो ऑटोनोमस स्टेटस दे रखा था ना, ऑटोनोमस स्टेट का, वो इनका कंटिन्यू रहेगा। ओके, उसके अलावा इनके पास जो कुछ रेजिडरी पावर्स थी उसका भी ये अपना चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, लेकिन जो पावर्स या जो फंक्शंस यूनियन कर रही है ना, यूनियन गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, यूज कर रही है, जो पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास है, उन टॉपिक्स को छोड़कर, उन मुद्दों को छोड़कर जो ये स्टेट्स हैं अपनी ऑटोनोमस स्टेट जो अपने जो स्टेटस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी रेजिडरी पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये कहा गया था इसके तहत। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में अब आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी टेरिटरीज थी, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करना है, कोई चेंज करना है, तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। उसके अलावा अभी तक वो जो भी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग, अब उनके टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई रेजिडरी पावर भी है उनकी,
तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको अपना यूज़ करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इस ऑटोनोमस स्टेटस को। जो पावर यूनियन के पास है या जो फंक्शंस यूनियन गवर्नमेंट कर रही है उनके टॉपिक्स पे जो भी है, मतलब कि जो यूनियन गवर्नमेंट के पावर और फंक्शन है उनको छोड़ के जो भी पावर और फंक्शंस हैं उसको वो स्टेट्स गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट्स है वो अपना उसको यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसके तहत कहा गया था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत कहा गया था, वह था कि जो हमारा सोवरन और इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके अंदर जो भी पावर्स हैं वो सभी पावर्स कहाँ से निकल के आएगी, आम जनता, मतलब भारतीय जनता से निकल के आएगी। भारत की जनता से उनकी पावर का सोर्स होगा। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो भी हम पढ़ रहे हैं ना जिसके बारे में, ये आज की डेट में जो प्रेजेंट आपकी बुक के अंदर हम प्रीएम्बल्स पढ़ते हैं ना, उस जो प्रीएम्बल है ये इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड रूप है। और इस प्रीएम्बल की जो फर्स्ट लाइन लिखी होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है कि जो भी शक्ति है भारत के अंदर, जो गवर्नमेंट के पास, वो सारी पावर कहाँ से निकल के आती है, आम जनता से, मतलब भारत की जनता से। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो आपको पता है हमारे कंट्री के अंदर हर 5 साल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। अगर जो गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी है वो जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, ओके, जनता की डिमांड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, तो अगले 5 साल के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, साइड में कर दिया जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जो हमारे देश के अंदर सभी प्रकार की पावर है, मतलब जो हमारा सोवरन इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके अंदर जो भी सभी शक्तियाँ हैं, जो भी अधिकार हैं, वो सब कहाँ से निकल के आते हैं, भारत की जनता से। उसके अलावा जो ये है हमें क्या प्रोवाइड कराता है, गारंटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जस्टिस की, इक्वलिटी की। उसके अलावा ये जो पॉइंट है इसको हम जो फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब काफ़ी डिटेल में आप पढ़ने को मिलेगा आपको, और सारी यही चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, ओके। तो ये जो हमारा प्रीएम्बल है उसके अंदर भी लिखी हुई हैं ये पॉइंट्स। उसके अलावा ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है, मतलब सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है किस किस को, माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ को, या फिर जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है। सेफ गार्ड प्रोवाइड कराएगा कौन, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो। इसके अलावा जो इंटीग्रिटी है यूनियन की उसको बना के रखा जाएगा, और जो हमारा लैंड एरिया है, एयर, लैंड और सी का जो एरिया है उसको एज ए लॉ के अकॉर्डिंग सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा जो ये हमारा प्यारा भारत है, मतलब जो ये प्राचीन भूमि है हमारे इंडिया की, इसको विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर एक राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस दिलाया जाएगा। और इस प्रकार से इस जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से, मतलब यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया जाता है, और जिसका जो मॉडिफाइड वर्जन है इसको आज की डेट में हम प्रीएम्बल के रूप में, प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं और प्रीएम्बल के नाम से पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है उसको लागू होने के बाद क्या कुछ बदलाव आते हैं, क्या कुछ चेंजेस आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खुद को दूर रखा था, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद इन प्रिंसली स्टेट्स ने भी धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो बात करूँ तो 28 अप्रैल 1947 को 6 प्रिंसली स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया, ओके। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन होना स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है उसके तहत क्या होता है, आपको पता है कि इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इंडियन डोमिनियन, एक पाकिस्तान डोमिनियन। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। तो जब ये दोनों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है इस 3 जून 1947 के बाद, तो जो बचे हुए प्रिंसली स्टेट थे ना उन्होंने भी क्या किया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको ज्वाइन कर लिया। और उसके अलावा जो मुस्लिम लीग थी उसके भी कुछ कैंडिडेट्स थे ना। अब जब मुस्लिम लीग पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब मुस्लिम लीग जो थी उसके कुछ कैंडिडेट्स थे, वो आज क्या थे, वो मतलब आज़ादी के बाद, मतलब इस पार्टीशन के बाद इंडियन डोमिनियन का हिस्सा थे। अब वो पाकिस्तान, जब वो इंडियन डोमिनियन का हिस्सा है, मतलब इंडिया का हिस्सा है, तो वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या किया उन्होंने भी, मतलब जो मुस्लिम लीग के कुछ कैंडिडेट्स थे और वो इंडिया का हिस्सा थे, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया था। तो इस प्रकार से इस जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, इसने धीरे धीरे, इसकी वजह से क्या है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें काफ़ी चेंज हुए, मतलब बदलाव हुए। और इसने क्या किया, इसकी वजह से और क्या क्या चेंजेस आए थे। तो इस एक्ट के बाद जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या हो गई थी, एक सोवरन, मतलब कंप्लीटली सोवरन बॉडी बन गई थी। मतलब जो अपनी इच्छा से कोई भी डिसीजन ले सकती थी और अपनी इच्छा से संविधान बना सकती थी। देखो अभी तक क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए क्या बना रखे थे, रूल रेगुलेशंस बना रखे थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होते थे और हमारे देश पे लाके अप्लाई किए जाते थे, इंडिया पर लाके अप्लाई किए जाते थे। तो इस एक्ट के बाद ये प्रावधान किया गया
कि जो ये 1947 का एक्ट था उसके बाद, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी वो क्या थी, एक अब एक कम्प्लीटली सोवरेन बॉडी हो गई थी। मतलब ये है कि इस एक्ट के बाद ये पावर दे दी गई थी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो इंडिया के लिए लॉ पास किए हैं, जो भी कानून बनाए हैं, आप चाहें तो उनको ख़त्म कर सकते हो, इंडिया से बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हो, या फिर चाहे तो उनके अंदर कोई चेंज करके, बदलाव करके उसको कंटिन्यू कर सकते हो अपनी कंट्री के अंदर। तो अब हम बात करें कि इस एक्ट के आने के बाद जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या थी, एक विधायिका भी बन गई थी। मतलब कि वो अब एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह थी। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है कि वो देश के लिए कानून बना सकती थी। अब जैसे मैंने पहले बताया था, इस जब हमने 1947 का एक्ट पढ़ा था कि इसने जो हमारी इस एक्ट ने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको 2 पावर दे दी थी। मतलब एक तो आप एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी काम करोगे और संसद की तरह भी काम करोगे, पार्लियामेंट की तरह भी काम करोगे। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों कार्य करती थी, मतलब देश के लिए कानून भी बनाती थी और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी कर रही थी साथ साथ। तो इसके दोनों मीटिंग चलती थी अलग अलग दिन पर। मतलब आज अगर इसकी मीटिंग है वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के तौर पे है, तो इस तरफ आज ही संविधान निर्माण का कार्य करेगी। और अगर किसी दिन इसकी मीटिंग हो रही है एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में कार्य कर रही है, तो उस दिन ही देश के लिए कानून वगैरह बनाने के लिए, लॉ वगैरह बनाने के लिए कार्य करेगी। ओके, तो जो इसकी मीटिंग है वो अलग अलग दिन हुआ करती थी। जब इसकी मीटिंग होती थी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मतलब संविधान निर्माण की तरह होती थी, संविधान सभा के रूप में होती थी। तो इसकी जो प्रेसिडेंट थे वो कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट जब ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करती थी तो इसके जो प्रेसिडेंट होते थे वो कौन होते थे, जी.वी. मावलंकर। तो इस प्रकार से इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एज ए संसद, मतलब एज ए पार्लियामेंट और एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दोनों के रूप में कार्य किया है। कब तक, 26 नवंबर 1949 तक। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। तो आप ये मान लो कि 26 नवंबर 1949 तक इसने दोनों की तरह कार्य किया है। एज ए पार्लियामेंट के रूप में भी कार्य किया है, मतलब संसद के रूप में भी कार्य किया है, और मतलब संसद का मतलब आप ये समझ लो लेजिस्लेटिव बॉडी, एक ही मतलब है दोनों का। ओके, एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी भी कार्य किया है और एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के रूप में भी कार्य किया है। और जब हमारी जो इंडिया की अलग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गई थी, क्योंकि अब अभी तक तो क्या था, जो 1946 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था ना, वो पूरे इंडिया के लिए थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसके अंदर कैंडिडेट्स कितने थे, 389। लेकिन जब अभी इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियन बन गए, तो पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई थी और इंडिया की अलग थी। तो अब जो हमारी इंडिया की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर कैंडिडेट्स जो थे, मेंबर्स जो थे, उनकी संख्या थी 299। मतलब वो 389 से घटकर कितनी आ गई थी, 299। और उस 299 में से जो ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थी उनके अंदर कितने कैंडिडेट्स थे, पहले कितने हुआ करते थे, 296, और अब कितने हो गए थे, 229। और जो पहले हमारे प्रिंसली स्टेट थे वो थे 93, और अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी थी प्रिंसली स्टेट की सीट, ओनली 70 रह गई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं जो कुछ अन्य फंक्शंस जो परफॉर्म किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। देखो 2 कार्य तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम कर रही थी, मतलब ये कानून बनाने का काम कर रही थी। दूसरा एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के रूप में कार्य कर रही थी, मतलब संविधान निर्माण का भी कार्य कर रही थी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने और क्या क्या काम किए थे वो देखते हैं। तो देखो इन्होंने जो इंडिया की मेंबरशिप है कहाँ पर, कॉमनवेल्थ के अंदर, इसको रेक्टिफाई किया था। किस डेट में, मई 1949 के अंदर। उसके अलावा इन्होंने 22 जुलाई 1947 के अंदर जो नेशनल फ्लैग है हमारा उसको अडॉप्ट किया था। ये देखो डेट है, ये आपको खुद लर्न करनी पड़ेगी, इनको कोई समझने का तरीका नहीं है इनको सुनने, मतलब तो इसलिए इन चीज़ों को तो आप रटना पड़ेगा इनको आपको। तो 22 जुलाई 1947 को हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया था। उसके अलावा इन्होंने 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था। 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था। और 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनको इलेक्ट किया था एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ें, देखो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, उससे जस्ट 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी 1950 को हमारे देश का राष्ट्रगान, मतलब नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको इलेक्ट किया गया था। तो ये 3 कार्य किए थे। उसके अलावा एक कार्य था जो था राष्ट्रीय ध्वज का, मतलब जो नेशनल फ्लैग का, वो किस डेट को हुआ था, 22 जुलाई 1947। देखो फ्लैग की रिक्वायरमेंट तो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हो गया था ना उसी दिन थी, क्योंकि देश पे झंडा तो लगाना था भाई अपने वहाँ पे।
अपने देश का तो फ्लैग ही नहीं है, तो ओके, तो फ्लैग की रिक्वायरमेंट तो उसी दिन थी। इसके लिए आप याद कर सकते हो 22 जुलाई 1947। उसके अलावा जो बची हुई तीनों चीज़ें हैं, मतलब राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये किस डेट को है? 24 जनवरी 1950 को। और इसके 2 दिन बाद पता है आपको 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान है वो लागू हो जाता है देश के अंदर। तो जो हमारा ये संविधान है इसको पूरा बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इतना लंबा समय लिया, लेकिन देखो ऐसा है कि जो हमारा संविधान है पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो इसको बनने में अगर इतना टाइम लगा है तो आई थिंक ज़्यादा नहीं है ये। उसके अलावा इसमें जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी इसकी 11 मीटिंग्स हुई थी, 11 मीटिंग्स हुई थी। और इसने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसके जो कैंडिडेट्स थे, मेंबर्स थे, इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उसको समझा, फिर उसके अंदर से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना, ऐसा नहीं कि कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया था कि वहाँ से कॉपी किया आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पेस्ट किया, नहीं, उन्होंने क्या पहले उसको समझा, फिर हमारे देश को देखा कि हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी चीज़ बेटर है जो हमारे देश पे लागू हो सकती है, तो वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें उठाई और उनको मिक्स करके या फिर उनमें कुछ चेंज किया अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, और तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था। और उसमें लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। कितना? 64 लाख। देखो अगर 64 लाख आपको शायद हो सकता है आज ज़्यादा लग रहे हो, सॉरी कम लग रहे हो, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी बड़ी रकम थी, काफ़ी बड़ी वैल्यू थी। ओके, तो इस प्रकार से 24 जनवरी 1950 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी लास्ट मीटिंग होती है। किस डेट को? 24 जनवरी 1950 को। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को आपको होता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडोप्ट कर लिया जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया जाता है देश के अंदर। और इसके बाद आपको पता है 1951 और 1952 के अंदर हमारे देश में पहले बार क्या होते हैं? आम चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? आम चुनाव। लेकिन जब आप देखो चुनाव हमारे देश में कब हुए थे? 1951 और 52 में, तो उससे पहले पार्लियामेंट तो थी नहीं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इन्होंने एज ए पार्लियामेंट के रूप में काम किया जब तक कि हमारी पार्लियामेंट का निर्माण, जो अंतरिम संसद है उसका निर्माण नहीं हुआ, मतलब जो हमारी इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट जब तक गठित नहीं हुई तब तक इसी ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एज ए पार्लियामेंट के रूप में कार्य किया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। जो इस सेकंड चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कुछ भी कमी लगती है, कुछ भी आपके कमेंट है, आप अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।